स्नोबोर्डिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। इस ग्रुप में 2 कपल्स होते हैं, जिल और उसका बॉयफ्रेंड डेरेक, दूसरा मैडी और उसकी गर्लफ्रेंड ब्री। इनके साथ ही फ्रेंड टॉड और उन लोगों के कॉमन फ्रेंड फिलिप और एलिसन भी थी। ब्री अपने कैमरे से इस ट्रिप का मजेदार पल कैप्चर कर रही थी, लेकिन एलिसन को यह रिकॉर्डिंग का विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। जिल को पता चलता है कि उसकी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। ट्रिप के दौरान ग्रुप को सड़क के बीच में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाला बताता है कि आगे एक ट्रक पलट गया है और रोड फिलहाल बंद है। जिल पूछती है कि रास्ता कब तक खुलेगा, तो पुलिस वाला कहता है कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर वह सलाह देता है कि वे साथ में रास्ते से घूम कर जाएं। जिल ने दूरी पूछी और वह बताता है कि वह रास्ता करीब 80 किलोमीटर लंबा है। ये सुनकर सबका जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर वह पास के एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकने का फैसला करते हैं। जिल और एलिसन बाथरूम की ओर चली जाती है। रास्ते में दोनों ने ब्री के बारे में बात की। एलिसन ने झिझकते हुए कहा कि उसे ब्री की मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एलिसन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और जिल बाहर इंतजार करती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर गैस स्टेशन के कोने में खड़े पिकअप गाड़ी पर पड़ती है। उसे लगा कि गाड़ी के पीछे कुछ हलचल हो रही है। जिज्ञासा से वह धीरे धीरे पास जाती है। फिर उसे वहाँ एक बड़े भालू की लाश पड़ी दिखती है। इधर स्टोर के अंदर मैडी और ब्री आपस में बातें कर रहे थे। ब्री ने हल्की चिंता जताई और कहा कि मैडी के दोस्त उसे पसंद नहीं करते। मैडी ने बोला, ऐसा नहीं है, बस वो अभी तुम्हें अच्छे से जानते नहीं है। इसी वक्त ब्री की नजर काउंटर पर रखी एक पुरानी टूर गाइड बुक पर पड़ती है। उस बुक में लिखा था कि यह इलाका पुराने जमाने में विच ट्रायल्स के लिए बदनाम था। ये पढ़कर दोनों को हंसी आती है। मजाक में उन्होंने वह गाइड बुक अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वे स्टोर से बाहर निकलते हैं, एक लोकल आदमी उन्हें घूर रहा होता है। इधर बाथरूम में एलिसन अकेली थी। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर एलिसन चौंक जाती है। फिर उसे शीशे में एक अजीब साया दिखता है, जिसका चेहरा 3 अलग अलग चेहरों में बटा हुआ लग रहा था। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और जोर से जिल को पुकारती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता। इधर बाहर जिल अभी भी उस भालू की लाश को देख रही थी कि तभी गाड़ी का मालिक वहां आ जाता है। जिल कहती है कि यह क्या है। आदमी बेपरवाही से जवाब देता है, मैंने जंगल में स्प्रिंग ट्रैप लगाया था। जिल बोलती है कि वो स्प्रिंग ट्रैप तो यहाँ गैरकानूनी है। आदमी कम आवाज में बोलता है कि यहाँ वो नियम नहीं चलता। ये सुनकर जिल गुस्से में आ जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड डायरेक्ट वहाँ पहुँचता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक बाथरूम की ओर से उन्हें एलिसन की चीखें सुनाई देती हैं। दोनों वहाँ दौड़कर पहुँचते हैं और दरवाजा खोलकर एलिसन को बाहर निकालते हैं। जिल एलिसन को पकड़कर माफी मांगती है। यहाँ माहौल भारी और डरावना हो जाता है। सब ने जल्दी से कार में वापस लौटने का फैसला करते हैं। कार तक पहुँचने पर मैडी पूछती है कि अब क्या प्लान है। फिर टॉड बोलता है, मुझे एक शॉर्टकट रास्ते का पता है। जैसे ही वे वहां से निकलने लगते हैं, वही शिकारी जैसा आदमी फिर से उन्हें दूर से घूर रहा होता है। रास्ते में फिलिप जिल को मैसेज करता है कि वे डेरेक को कब बताएंगे। जिल स्क्रीन पर नजर डालती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। ड्राइव करते समय मैडी और ब्री की नजर सड़क किनारे लगे उसी पुराने विच ट्रायल बोर्ड पर पड़ती है। माहौल हल्का करने के लिए ब्री ग्रुप को उसकी कहानी सुनानी शुरू करती है। वह कहती है, कई साल पहले यहाँ की कुछ गरीब औरतें अचानक अजीब तरह से बीमार पड़ गई थी। उनकी जांच के लिए गांव का फादर उनको देखने आया था, लेकिन उसे भी उस बीमारी की वजह समझ नहीं आती। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने उन औरतों को चुड़ैल करार दे दिया। फादर की यह बात मानकर पूरे गांव वाले उन बेचारियों को बेरहमी से मार डालते हैं, मगर बाकी ग्रुप उसकी कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर में वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं, जहां बड़े अक्षरों में नो पासिंग का बोर्ड लगा होता है। सब टॉड से पूछते हैं, क्या यही रास्ता है? टॉड सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, थोड़ी दूर पर एक सर्विस रोड है, फिर पहाड़ी का रास्ता सीधे मंजिल तक ले जाएगा। अब सभी तय करते हैं कि वे आगे जाएंगे। डेरेक चैन तोड़ता है और सब लोग उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच दूसरी ओर वही शिकारी कहीं जा रहा होता है। वह रेडियो पर खबर सुनता है कि बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी हुई है, लेकिन वह परवाह नहीं करता। उसने रेडियो बंद किया और अपनी बंदूक उठाता है तथा चुपचाप वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। ग्रुप कई घंटों तक रास्ते पर ही होता है, लेकिन उन्हें अभी तक मंजिल नहीं मिली। इसी बीच एलिसन अब भी बाथरूम वाली घटना को याद कर रही होती है। उसका दिल डर से धड़क रहा था। तभी वह एक टहनी पर एक कौवे को देखती है। कौवा उससे बात करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती और ब्री की ओर मुड़कर पूछती है कि कौवा क्या कह रहा है, लेकिन वे कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा। तभी जिल ने एलिसन से पूछा, सब ठीक है? एलिसन ने कहा, हाँ, सब ठीक है। कुछ देर बाद जिल नींद से उठी और देखा कि बाकी लोग टॉड से झगड़ रहे थे, क्योंकि कई घंटों से वे एक ही रास्ते पर थे। टॉड ने कहा, बस मुझ पर भरोसा करो, लेकिन डेरेक गुस्से में आ जाता है और सबको मोबाइल में मैप चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता। ये सब डेरेक देखता है, जिससे उसका ध्यान रोड से भटक जाता है और उनकी कार अचानक फिसल कर टकरा जाती है। ये सब सुरक्षित होते हैं, लेकिन कार बर्फ में अब फंस चुकी है। डेरेक गुस्से में टॉड पर चिल्लाने लगता है। मैडी उसे शांत करने की कोशिश करता है,
लेकिन वह नहीं मानता। फिर सभी कार से बाहर उतरते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का टायर बर्फ में फंसा हुआ है। ये देखकर टॉड गाड़ी से स्पेयर टायर निकालने का फैसला करता है। कार में एलिसन नजरें जंगल की ओर टिकाए बैठी होती है और कहती है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ब्री चिंता से पूछती है इसका क्या मतलब है। तभी डेरेक ने सबको बाहर निकालने और कार को धकेलने के लिए कहता है। सब मिलकर कार को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिसन डर के मारे जंगल की ओर घूरती रहती है। जिल उसे पूछती है क्या वह बाथरूम चलना चाहती है, तो एली ने मना कर दिया। फिर जिल अकेली जंगल की ओर बढ़ जाती है। अंदर पहुंचकर उसने पेड़ों के बीच से आती अजीब सी आवाजें सुनती है। आवाजें उसे धीरे धीरे एक अनोखे पेड़ तक ले जाती हैं। वहां जिल उसे अजीब तरह से देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक फिलिप वहां आ जाता है और उसे देखकर वो डर जाती है। तभी कोई जिल को पुकारता है और वह तुरंत कार की ओर लौट जाती है। फिलिप वहीं रुक जाता है, लेकिन तभी उसे भी पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जिल जब कार के पास लौटती है तो वह देखती है कि एलिसन वहां नहीं होती। फिर वह दोस्तों से पूछती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता। वह घबरा जाती है और जोर से एलिसन को पुकारने लगती है। फिर सब लोग जंगल में उसे ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलिसन उन्हें घुटनों के बल एक मरे हुए हिरण के पास बैठी मिलती है। हिरण की लाश बुरी तरह कटी हुई थी। ये सीन देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिल पास जाकर धीरे से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन एलिसन कुछ नहीं बोलती और कुछ सेकंड बाद उल्टी कर देती है। इसके बाद सभी कार के पास लौटते हैं और सब मिलकर कार को धकेलने का फैसला करते हैं। फिर डेरेक एलिसन को ड्राइविंग करने को कहता है और गाड़ी बर्फ से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब डेरेक झुककर अपने जूते का लेस बांध रहा होता है, तभी एलिसन अचानक कार से उसे कुचलने की कोशिश करती है। डेरेक समय रहते साइड में हो जाता है। फिर गुस्से में एलिसन को कार से बाहर निकालता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सब लोग उसे रोक लेते हैं। फिर जिल कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी फिलिप देखता है कि कार फिर से बर्फ में धंस गई है। सूरज भी जल्द ढलने वाला था और ठंड भी बढ़ रही थी। ये सब देखकर डेरेक सबको फोन में सिग्नल चेक करने को कहता है, लेकिन किसी के पास नेटवर्क नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि पहले जिल के पास थोड़ी देर सिग्नल था, तो वह जिल से उसका फोन मांगता है। जिल फोन उसकी तरफ फेंक देती है। डेरेक फोन उठाता है और देखता कि फिलिप का मैसेज आया हुआ था। ये देखकर वह सिग्नल खोजने के लिए जाने का फैसला करता है और फिलिप को उसके साथ चलने के लिए कहता है। फिलिप पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर डेरेक के साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेरेक अचानक रुक जाता है और फिलिप को सवाल करने लगता है। फिर फोन में आए मैसेज को दिखाते हुए जिल के साथ बने रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन फिलिप चुप रहता है। अब दोनों भारी चुप्पी के साथ कार की ओर लौट जाते हैं। अब कार में सभी लोग मदद आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग जानते थे कि इस जगह उन्हें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। इस स्थिति को देखकर ग्रुप फैसला करता है किसी को बाहर जाकर मदद लानी होगी। टॉड जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा और जल्द ही लौटूंगा। आखिर मेरी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। लेकिन उसे अकेले जाने में डर लग रहा था। ये देखकर उसका भाई मैडी मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन ब्री उसे जाने से रोक देती है। तब एलिसन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दृढ़ थी। फिर दोनों मिलकर दोस्तों को अलविदा कहते हैं और मदद लेने के लिए उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। अब रात हो जाती है। कार के अंदर ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सबके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है, मानो कोई बर्फ पर घिसट रहा हो। जिल घबराते हुए कहती है शायद कोई जानवर होगा, लेकिन बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक जोर से कुछ कार से टकराता है। कुछ ही देर बाद बर्फ में भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई बहुत नजदीक आ रहा हो। ये सुनकर सब दरवाजे लॉक कर लेते हैं। फिर से कार पर कुछ टकराता है। डेरेक को अब सब्र नहीं होता और बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन जिल उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तभी डेरेक को एक ख्याल आता है। वह कार की हेडलाइट्स चालू कर देता है। तेज रोशनी से सामने का सीन साफ हो जाता है और आगे का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो कोई अनजान खतरा नहीं होता, बल्कि वो एलिसन होती है। उसे देखते ही सभी बाहर भागते हैं और एलिसन को संभालकर कार में ले आते हैं। उसकी बॉडी पर जगह जगह खून लगा होता है, लेकिन कहीं कोई गहरा जख्म नहीं दिखाई देता। ब्री कांपती आवाज में कहती है, ये खून शायद किसी और का है। ये सुनकर मैडी का दिल धक धक करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ अपने भाई टॉड का ख्याल घूमने लगता है। उसी समय मैडी की नजर एलिसन के हाथ पर पड़ती है, जिसमें कुछ उलझे हुए बाल होते हैं। मैडी तुरंत बाहर जाकर टॉड को ढूंढने निकलना चाहता है, लेकिन तभी एलिसन के शरीर में अचानक झटके आने लगते हैं। ये देखकर ब्री घबराकर एलिसन का बैग खोलती है और उसकी एजाइडी की दवा निकालती है। उसने जल्दी से गोली एलिसन के मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिसन उसकी उंगलियां जोर से काट लेती है। ब्री दर्द से चीखती है और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाती है, मगर पीछे हटते समय कार में पड़े लोहे के टुकड़े से उसका सिर जोर से टकरा जाता है। गहरी चोट लगने से खून बहने लगता है। डर और दर्द के कारण ब्री बेकाबू होकर जोर से तड़पने लगती है, जिससे उसकी चोट और बढ़ गई। कुछ ही पलों में खून फर्श पर फैल जाता है। फिलिप मैडी की ओर देखकर कहता है, जल्दी से उसकी मदद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बेहोश होकर गिर जाती है। इस हालात को देखकर डेरेक गुस्से में सारा दोष एलिसन पर रोप देता है। उसी पल मैडी को उस गाइड बुक की डरावनी कहानी याद आती है।
वह घबराकर कहता है यह जगह शापित है। फिर वह अचानक कार का दरवाजा खोलकर टॉड को ढूंढने बाहर निकल जाता है। जिल घबराकर उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह ब्री की परवाह किए बिना ही अपने भाई को टॉड को खोजने निकल पड़ता है। जिल निराश होकर वापस कार में लौट आती है और सीधे फिलिप से पूछती है कि ब्री कैसी है। फिलिप ब्री की जांच करते हुए कहता है खून बहना लगभग रुक गया है और अभी के लिए ज्यादा खतरा नहीं लग रहा है। जिल गहरी सांस लेते हुए कहती है हमें अब यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन डेरेक सिर हिलाते हुए कहता है मैं उस पागल औरत एलिसन को साथ नहीं ले जाना चाहता। जिल दृढ़ता से जवाब देती है हम उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर फिलिप सिर हिलाता है और डेरेक का साथ देते हुए बोलता है एलिसन के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। जिल कहती है वो बस बीमार है। इस बात पर तीनों के बीच बहस तेज हो जाती है तथा आखिर में वह तय करते हैं कि एलिसन को यहाँ अकेला छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए उसके हाथ बांध देंगे ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो। उधर घने जंगल में मैडी अपने भाई टॉड को ढूंढ रहा होता है। अचानक उसे बर्फ पर खून की लकीरें दिखाई देती हैं। वो निशान देखकर जोर से भाई का नाम पुकारता है, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है और कुछ कदम पीछे हटते ही उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। एक कौवा टहनी से उल्टा लटका हुआ दिखता है। डर के मारे मैडी एकदम पीछे हटता है और उसी समय उसका एक पैर गलती से भालू के फंदे में फंस जाता है। उधर कार में डेरेक एलिसन के हाथ बांध देता है। बेहोशी की हालत में एलिसन मैंने उसे देखा है ये शब्द बड़बड़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद फिलिप हल्का होने के लिए बाहर चला जाता है। अकेले में डेरेक मौका पाकर जिल से कहता है मुझे तुम्हारे और फिलिप के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता है। फिर वो जिल को उकसाने लगता है फिलिप पर भरोसा मत करो, मैंने खुद कई बार उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा है। जब फिलिप वापस लौटता है तो जिल का रवैया उसके प्रति अचानक बदल चुका होता है, जिसे देखकर फिलिप कंफ्यूज हो जाता है। इस बीच कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है, जिससे हीटर भी बंद हो जाता है। घने जंगल में मैडी फंदे से निकलने की कोशिश में दर्द से चीख रहा होता है। डर और दर्द के बावजूद वह एक पत्थर उठाता है और बार बार फंदे की पकड़ ढीली करने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर में वह फंदे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी टांग से खून बह रहा है और ठंडी हवा के कारण दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। उधर कार में सब खुद को गर्म रखने के लिए कपड़े ढूंढना शुरू करते हैं। फिलिप एक छोटा डिब्बा खोलता है जिसमें कैंडल्स रखे थे। जिल कई बार माचिस जलाती है पर बार बार बुझ जाती है। आखिरकार वह एक मोमबत्ती जला ही लेती है। मोमबत्ती से कार का अंधेरा थोड़ा रोशन होता है, लेकिन उसी पल एलिसन से अजीब गहरी कराहट सुनाई देती है। आवाज इतनी विचित्र होती है कि सब चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर घबराकर देखने लगते हैं। मैडी कार की ओर लौटना चाहता है, मगर उसका जख्मी पैर हर कदम पर चीख जैसा दर्द दे रहा है। बर्फ में घिसटते हुए वह आगे बढ़ता रहता है। अचानक उसे दूर हल्की रोशनी दिखाई देती है। उसे लगा शायद टॉड है। हिम्मत जुटाकर वह वहां तक पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी होती है और ठीक उसके आगे जो दिखता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। उधर कार के अंदर माहौल और डरावना हो जाता है। एलिसन की अजीब गहरी कराहटें रुकने का नाम नहीं ले रही है। डेरेक गुस्से में बोलता है जिल कुछ करो, ये लड़की हमें पागल करके ही मानेगी। तभी एलिसन अचानक बड़बड़ाती है मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम सब मरने वाले हो। डेरेक अब अधिक गुस्से में आ जाता है और एलिसन को गाड़ी से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन तभी जिल तुरंत चाकू निकालकर उसे रोक देती है। फिर वह फिलिप की ओर देखती है, पर फिलिप फिर से हिचकिचाता है और अचानक डेरेक का साथ देते हुए जिल के हाथ से चाकू छीन लेता है। इसी बीच सबको दूर जंगल से फोन की घंटी सुनाई देती है। ये सुनकर तीनों उस दिशा में भाग पड़ते हैं। कार में अब ब्री अकेली होती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि एलिसन खिड़की पर जोर जोर से सिर मार रही है। ब्री घबराकर पास पड़ी लोहे की छड़ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पलटते ही एलिसन उस पर टूट पड़ती है। ब्री की चीख दूर तक गूंजती है, जिसे जिल सुन लेती है। जिल तुरंत आवाज की ओर दौड़ती है, लेकिन जल्दी जल्दी में बर्फ पर फिसल जाती है। फिलिप मदद करना चाहता है, लेकिन जिल उसे रोकती है और सब कुछ उसे बता देती है। इसी बीच डेरेक जंगल में टॉड का फोन ढूंढ लेता है और दोनों कार तक लौटते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये देखकर फिलिप चाबी लेने के लिए जंगल के अंदर डेरेक को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि उसी के पास गाड़ी की चाबी होती है। उधर डेरेक फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि तभी बाहरी कदमों की आवाज आने लगती है। जैसे ही वह मुड़ता है, वह देखता है कि एलिसन खड़ी होती है। एलिसन उससे कहती है तुमने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। डेरेक डर जाता है और वहां से भागकर किसी जगह छुप जाता है। इसी दौरान उसे फिर से किसी के पास आने का एहसास होता है, लेकिन इस बार डेरेक तैयार होता है और उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर होता है। जैसे ही वह पास आता है, डेरेक उसे मार देता है, लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि फिलिप होता है, जो उसकी चपेट में आकर मारा जाता है। जिल स्नोब से कार की खिड़की तोड़ती है और अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर ब्री की निर्जीव लाश पड़ी होती है। ये देखकर वह बहुत डर जाती है। उसी समय डेरेक वहां पहुंच जाता है तथा उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है। वह हांफते हुए बोलता है एलिसन ने मुझ पर हमला किया है, ये जगह सच में श्रापित है। जिल ने खून देखकर पूछा फिलिप कहाँ है, लेकिन डेरेक बस बड़बड़ाता है स्क्रू ड्राइवर शायद गिर गया है।
घबराते हुए वह कहता है वो हमें सजा दे रही है। जिल हक्का बक्का होकर पूछती है कौन? डेरेक कांपते हुए बोलता है मैं वहां था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। फिर अचानक वो पागलों की तरह कपड़े उतारने लगता है और बड़बड़ाने लगता है। तभी बाहर से एलिसन की आवाज आती है। तभी जिल लोहे की छड़ कसकर पकड़ लेती है। एलिसन धीरे धीरे डेरेक के पास आती है और उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन डेरेक अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। ये देखकर जिल उसे छोड़ देती है और बाहर भाग जाती है। अब जिल अकेली जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे फिलिप की लाश मिलती है। उसे देखते ही वह रो पड़ती है। तभी दूर से एक आवाज सुनाई देती है। वो उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन पीछे से किसी डरावने जीव की आहट उसके साथ साथ चल रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एलिसन आ जाती है। एलिसन स्क्रू ड्राइवर लेकर जिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तब जिल को डेरेक की बातें सच लगने लगती हैं कि यह सब एलिसन का ही किया धरा है। फिर जिल एलिसन का हथियार छीन लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन एलिसन गिड़गिड़ाती है, मैंने कुछ नहीं किया। घबराई हुई जिल अंत में उस पर वार कर देती है और वहीं एलिसन की मौत हो जाती है। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजती है। एक शिकारी हवा में चेतावनी देता है, पास मत आओ। अगली सुबह पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, जहां चारों ओर उन्हें खून और लाशें बिखरी पड़ी मिलती हैं। एक ऑफिसर जिल से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। जिल बस यही बड़बड़ाती है कि एलिसन पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था और उसी ने सबको मार डाला। ऑफिसर उसे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन जिल चुप रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो अब वही किसी अनजानी ताकत के वश में